सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा लेट हो गया सीरीज़ को लाने में बिकॉज ऑफ सम थिंग्स विच हैपन इन लाइफ। तो ये सब तो चलता रहता है। टुडे विल स्टार्ट विद क्लास 7 चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान। राइट, तो देखो यार, हुआ ऐसा था कि 12th सेंचुरी में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गई थी। क्या बन गई थी? इम्पॉर्टेंट सिटी बन गई थी। और इसके बाद ये फर्स्ट टाइम कैपिटल बनी थी तोमर राजपूत के अंडर। यानी जब तोमर राजपूत का शासन चल रहा था तो उस समय वो पहला इंसिडेंट था जब दिल्ली जो है कैपिटल बना था। ठीक है, टॉमस को किसने डिफीट किया था? चौहान ऑफ अजमेर ने, अराउंड मिडल ऑफ 12th सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ अंडर टॉमस एंड चौहान, ठीक है, दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था। कमर्शियल सेंटर यानी ट्रेड इन बहुत ज़्यादा इस टाइम में हो रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ पे रिच जैन कम्युनिटी के लोग रहते थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया टेम्पल। वो टेम्पल बनाने के साथ इस टाइम में जो कॉइन्स मिंट किए गए, जो कॉइन्स बनाए गए, उसको कहा गया दिल्ली वाला। ठीक है, बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी की बात करते हैं। इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का इनटू कैपिटल में और ये स्टार्ट हो गया फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन जब दिल्ली इनटू कैपिटल हुआ उसी टाइम में क्या स्टार्ट हो गया? फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो तारीख होती थी सिंगुलर, जिसको कि प्लूरल में तवारीख बोलते थे। ठीक है, और ये एक पर्शियन वर्ड है। तवारीख के जो ऑथर थे वो एक लर्नड मैन थे, यानी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे। सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोइट्स एंड कंट्रीज थे। और ये इवेंट्स को रिकाउंट करते थे, उनके बारे में जानते थे और अपने रूलर्स को एडवाइस करते थे कि किस तरीके से आपको गवर्नेंस करनी है। और एक जस्ट रूल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? जस्ट रूल का मतलब, जस्ट का मतलब होता है फेयर, सही तरीके से रूल कैसे करना है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कौन बताते थे? ये जो ऑथर्स थे तवारीख के। सर्कल ऑफ जस्टिस की बात करती हूँ। अगर सर्कल ऑफ जस्टिस की मैं बात करूँ तो 13th सेंचुरी में फ़कीर मुदब्बिर ने कहा था कि किंग जो है सर्वाइव नहीं कर सकता बिना सोल्जर के, और सोल्जर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना सैलरी के। और सैलरी कहाँ से आती है? रेवेन्यू से आती है, जो कि पीजेंट से आप कलेक्ट करते हो। और पीजेंट से जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे, इसी से आप पे करोगे रेवेन्यू, तभी वो हैप्पी और प्रॉस्परस रहेंगे। और जब तक पीजेंट्स हैप्पी एंड प्रॉस्परस नहीं रहेंगे तब तक आपकी किंगडम भी प्रॉस्परस नहीं होती है। तो कभी कभी 7th क्लास के एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट इफ़ किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर देन व्हाट विल हैपन। या ऐसा भी बोल सकता है कि किंग डू नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, हाउ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर पीजेंट हैप्पी होंगे और तो प्रॉस्पर करेगा किंगडम, और किंग जो है प्रमोट करेगा जस्टिस, ठीक है, और ऑनेस्ट गवर्नेंस। आई होप दिस मच इज क्लियर। इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जो ऑथर्स ऑफ तवारीख थे वो गांव में नहीं रहते थे, दे डोंट लिव इन विलेजेस, ये सिटीज़ में रहते थे, मेनली जिसको हम कहते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के शहर में ज़्यादातर ऑथर्स ऑफ तवारीख रहते हैं। तवारीख आई टोल्ड यू प्लूरल है। ऑफन रोट सुल्तान हिस्ट्री, ये क्या लिखते थे? सुल्तान की हिस्ट्री लिखते थे। ठीक है, और क्यों लिखते थे उसके पीछे ये था कि उनको रिवॉर्ड चाहिए था। ये रूलर्स को एडवाइस करते थे कि कैसे आप एक आइडियल सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और सोशल ऑर्डर किस पे बेस होगा? बर्थ राइट पे, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? देखो, जेंडर या मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अदर, प्रिफर नॉट टू से, आपने सुना ही होगा, काफ़ी सारी जगह पे बोला जाता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल डिफरेंस यानी कि बर्थ के बाद, यहाँ सपोज आप शूद्र में पैदा हो गए, ठीक है, आप फीमेल पैदा हो गए, ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल डिफरेंस बताता है। सोशल, समाज का डिफरेंस, जो कि मैन एंड वुमेन सदियों से आता रहा है, बीच में मैन एंड वुमेन की जो डिफरेंसेस होती हैं उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि मैन ज़्यादा सुपीरियर है वुमेन से। आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर दिया गया था। अब बात करते हैं 1236 में क्या हुआ। 1236 में इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान बनी। एक क्रॉनिकलर थे उस टाइम के, महान मिन्हाज ए सिराज, ये कहते हैं कि वो ज़्यादा एबल, ज़्यादा क्वालिफाइड थी अपने सारे भाइयों में से। ठीक है, लेकिन जो नॉबल्स थे वहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करूँगी मैं लेटर स्टेज ऑफ में, अगर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के मैं बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी नॉलेज को ये 40 गन करके कुछ बोलते थे, यानी 40 लोगों का एक ग्रुप था, हु वर द नोबल्स। एक इसके लिए वर्ड भी था इन उर्दू, आई विल बी लेटर डिक्टेटिंग अबाउट इट। तो ये जो नोबल्स थे ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, और सारे नोबल्स क्या थे? मैन थे। तो क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? एक फ़ीमेल को अपना रूलर, जिसके कारण रजिया सुल्तान को 1240 यानी 1240 में डीथ्रोन कर दिया गया था।
इसके बारे में और भी रज़िया सुल्तान की स्टोरी है, बट राइट नाउ नॉट डिक्टेटिंग अबाउट रज़िया सुल्तान, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन क्लास 7th में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सो विल ओनली फोकस ऑन। अदरवाइज़ मेरी सीरीज़ आई है, अभी मैंने बाबर हुमायूं का डाला है, अकबर वगैरह का भी डालना बाकी है, तो व्हेन आई विल बी गोइंग थ्रू दैट, तो धीरे धीरे करके आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी विद द स्टोरीज़, बिकॉज हिस्ट्री बिना स्टोरी के समझना नामुमकिन है, और हिस्ट्री बिना स्टोरी के डेट्स याद करना और भी नामुमकिन है, राइट। सो नाउ टॉपिक अबाउट ऑनर इंस्क्रिप्शंस, किसकी इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, देखो यार रज़िया सुल्तान की बात करी होंगे तो उसकी बात करेंगे। तो जो इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स थी रज़िया की, वो मेंशन क्या करती थी कि इल्तुतमिश की वो बेटी है। नोटेबल फीमेल रूलर्स के बारे में बात करते हैं, रज़िया सुल्तान ही नहीं, मिडिवल हिस्ट्री के टाइम में रुद्रमा देवी, जिसके ऊपर एक मूवी भी है, देख लेना टाइम मिले यूट्यूब पे, तो ये ककाटिया डायनेस्टी की रूलर थी वारंगल आंध्र प्रदेश में। इनकी कहानी ये थी कि शी वॉज बॉर्न इन डॉटर एंड अगेन फीमेल के नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ रूलर, तो इसने अपना नाम बदल दिया था इंस्क्रिप्शन पे टू बी अ मैन, शी प्रिटेंडेड टू बी अ मैन, रुद्र कुमार कुछ था, ठीक है, प्रिंस रुद्र। दिद्दा कश्मीर की एक बहुत ही फेमस रूलर थी, ठीक है, उसके टाइटल इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये जो नाम वर्ड है दीदी, इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर, और एक अफेक्शनेट टर्म है जो दिखाता है प्यार, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, की कैसे गैरिसन टाउन से एम्पायर तक दिल्ली सल्तनत जो है एक्सपैंड किया। तो यार देखो बात ऐसी हुई थी कि अर्ली 13th सेंचुरी में एक्सपेंशन हो रहा था, कंट्रोल ऑफ दिल्ली जो था वो बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने गैरिसन ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। सुल्तान कभी कभी कंट्रोल कर पाता था हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़। व्हाट इज़ हिंटरलैंड लैंड? हिंटरलैंड का मतलब होता है सिटी के पास एडजेसेंट जो लैंड होता है या पोर्ट जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर किंगडम को, राइट। तो सुल्तान के लिए हिंटरलैंड मतलब अपनी किंगडम से बाहर का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। गैरिसन टाउन को भी कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। और क्यों हो गया था? क्योंकि बंगाल और सिंध जो बहुत दूर पड़ जाते थे, ठीक है। गैरिसन टाउन एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होते हैं, मान लो ये सेटलमेंट है, ये किंगडम है, तो यहाँ पे जितने भी फोर्टिफाइड जितनी भी दीवारें हैं इसके बीच में जो सेटलमेंट है उसको गैरिसन टाउन कहेंगे, और इसके आसपास हमेशा सोल्जर होते हैं, ठीक है, ओके। तो रिबेलियन, वॉर, बैड वेदर, ये सब जो है कम्युनिकेशन और रूट को बहुत मुश्किल बना देता था। दैट इज़ वाई कंट्रोल करना बहुत डिफरेंट हो गया था हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन्स को, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिल्ली की अथॉरिटी, देखो यार दिल्ली की जो अथॉरिटी थी वो मंगोल इन्वेजन के टाइम पे चैलेंज कर देते थे। सिर्फ मंगोल इन्वेजन अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान मंगोल इन्वेजन जो है कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से लिंक्ड है। तो दिल्ली जो अथॉरिटी है, दिल्ली के जो अथॉरिटी थे वो कैसे बाय गवर्नर जो है यहाँ के रिबेल कर देते थे अगर सुल्तान वीक पड़ जाता था तो इस तरीके से चैलेंजेस दिल्ली फेस कर गई थी। मंगोल इन्वेजन हुआ, अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा था। गवर्नर अगर देखता था कि यार सुल्तान तो बड़ा कमज़ोर है तो भाई भगा लो इसको, हटाओ ऐसा करके कुछ। कंसोलिडेशन की बात करते हैं। कंसोलिडेशन दिल्ली ऑक्यूपाइड कब हुआ, अकर्ड कब हुआ? गियासुद्दीन बुलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। इस टाइम में फॉरेस्ट यानी जंगलों को क्लियर कर दिया गया था नियर गंगा यमुना दोब, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट था ये पीजेंट्स को दिया गया एग्रीकल्चर के लिए और इसको इनकरेज किया गया। हंटर गैदरर पैस्टोरलिस्ट जो थे इनको उनके हैबिटेट से बाहर निकाल दिया गया था, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन्स। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन्स ये इस्टेब्लिश हुआ था ताकि प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट क्या करना था? ट्रेड रूट, प्रमोट क्या करना था? रीजनल ट्रेड। सेकेंड एक्सपेंशन जो था ये हुआ था एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पे। मिलिट्री एक्सपेडिशंस हुए सदर्न इंडिया में, वो स्टार्ट हो गया। कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। यानी क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राज के वक्त में, रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सदर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपेडिशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और कल्मिनेट क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कैंपेन किया था टू कैप्चर, राइट। क्या कैप्चर करते थे ये? हॉर्स, स्लेव, एलिफेंट, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रीशियस मेटल्स को भी अपने साथ ले जाते थे। मस्जिद की बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। देखो मॉस्क को मस्जिद कहा जाता है, अरेबिक टर्म है। ये वो प्लेस है जहाँ पे मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स जो है वो अल्लाह को याद करते हैं। जमा मस्जिद जामी जिसे कहा जाता है। मुस्लिम यहाँ पे अपनी प्रेयर रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ जमा मस्जिद के जो मेंबर्स थे ये चूज़ करते हैं अपने लिए एक इमाम जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और लर्नड मैन होते थे। ये अपने सरमन जिसको खुतबा कहते हैं ये डिलीवर करते हैं फ्राइडे प्रेयर्स के टाइम पे।
किबला का मतलब होता है जो मुस्लिम्स होते हैं वो मक्का की तरफ देखते हुए जो है प्रे करते हैं। इंडिया में वेस्ट की साइड ये लोग देख के करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क मीनारत, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क मीनारत, जिसको कि दिल्ली कुन्हा द ओल्ड सिटी भी कहा जाता था, ये 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेड के टाइम पे बनाया गया था। इस टाइम में जो मॉस्क थे उसको अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने उसको इनलाज किया था, बढ़ाया था। ये बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, मॉस्क जो था दिल्ली कुन्हा का, ये अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन इसको इनलाज करने का काम दोनों ने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी और इल्तुतमिश ने भी। तो अलाउद्दीन खिलजी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बिल्डिंग ऑफ दिस दिल्ली कुन्हा, राइट। बेगमपुरी मॉस्क की बात करते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। ये जहाँपनाह का मेन मॉस्क था, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता था। ये इनका नया कैपिटल क्या था? दिल्ली था। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, वाई दे बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज़, क्यों बनाते थे ये इतनी सारी मस्जिदें? क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता था उनका क्लेम, और क्लेम क्या था कि वो हैं इस्लाम के प्रोटेक्टर और मुस्लिम्स के भी। मॉस्क मदद करता था सेंस ऑफ कम्युनिटी लाने में बिलीवर्स के बीच में, जो कि कॉमन बिलीफ सिस्टम शेयर करते थे आपस में, और इनका एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होता था। मोट की मस्जिद की बात करती हूँ मैं। मोट की मस्जिद जो थी सिकंदर लोदी ने बनाई थी अपने मिनिस्टर्स के द्वारा। जमाली कमाली मस्क जो था ये 1520s में बिल्ट हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलजी एंड तुगलक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, बैंडेज और बर्दगान, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पर्शियन टर्म्स है, इसका मतलब होता है रिलायबल गवर्नर्स का होना दिल्ली सुल्तान में, जो कि स्पेशली इल्तुतमिश ने फेवर किया था। स्पेशल स्लेव को ये परचेज करते थे फॉर मिलिट्री सर्विसेज। सो बेसिकली बंदगान आर द स्लेव्स हु वर परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। इवन इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो वन अमंग द स्लेव्स ऑफ मोहम्मद, ये क्या नाम था इसका, महमूद ऑफ गजनी, राइट। खिलजी और तुगलक जो थे इन्होंने बंदगान को यूज़ करना स्टार्ट किया, और ये बंदगान जो होते थे इनके जनरल होते थे, ये बहुत ही ट्रस्टेड होते थे, क्योंकि मालिक की बात को मना करना इनके बस की बात नहीं होती थी, और ये अपने मालिक को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ऑल्दो दे वर बोट बाय देम। और ये रेस करते थे पीपल ऑफ हम्बल बर्थ टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, ठीक है। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे क्लाइंट वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है आश्रित, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, खिलजी एंड तुगलक जो है इन्होंने अपॉइंट करना स्टार्ट किया मिलिट्री कमांडर, और ये मिलिट्री कमांडर क्या नाम से जाने गए? गवर्नर के नाम से, ठीक है। इनको एक लैंड दिया गया जिसको कहते थे इक्ता, और क्योंकि ये इस लैंड पे जाके अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे तो लैंड होल्डर क्या हो गए? इक्तादार, ठीक है। गवर्नर्स जो है इनके पास टेरिटरीज होती थी अलग अलग साइज़ की, जिसको कहते थे मुक्तीज़, यानी इक्तादार को मुक्तीज़ भी कह सकते हो आप। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स की बात करते हैं, ये जो है अपने राजा के प्रति जो इन्हें खरीद के लाया उसके प्रति तो बहुत लॉयल होते थे, लेकिन अपने राजा के बच्चे सुल्तान के बच्चों के प्रति ये लॉयल नहीं होते थे, ठीक है, ना इनके मास्टर, ठीक है। 2 हेयर्स ऑफ देयर मास्टर, यानी सिंपल है, अपने सुल्तान पे तो उनके लिए उनकी जान, अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन उनके बच्चों से उनका कोई खास लगाव नहीं था। नीदर दे वर सो मच लॉयल, ये अपने सिर्फ लॉयल थे मास्टर्स और पेट्रॉन्स को लिए, ठीक है। जो न्यू सुल्तान आए ये, ठीक है, सो न्यू सुल्तान जो थे ये ओन सर्वेंट्स थे, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एक्सेशन, न्यू मोनार्क, कॉन्फ्लिक्ट होता था ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जस्ट गिव मी अ सेक, या राइट, तो एक्सेशन, न्यू मोनार्क, कॉन्फ्लिक्ट होता था ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के बीच में। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि मुक्ति जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने असाइनमेंट से सैलरी के रूप में, और फिर ये सोल्जर्स को पे करते थे। दिल्ली सुल्तान हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या होता है? आंतरिक इतारे जो कंट्रोल के बाहर होती है, जो आपके रेन में नहीं आती है, यानी अगर आपका ये किंगडम है तो इसके बाहर की जितनी भी लैंड होगी वो हिंटरलैंड कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, बाद में जाके इन्होंने हिंटरलैंड को भी अपने अधिकार में ले आया, ठीक है। ये फोर्स करते थे लैंडियन चीफिन्स को, भूमि, लैंडियन चीफिन्स क्या होते थे? भूमि के जो स्वामी होते थे, इनको कहते थे समानता, और जो रिच लैंडलॉर्ड थे इनको कहते थे महासमानता, ठीक है। तो ये अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करते थे। राइट्स ऑफ लोकल चीफिन्स जो थे इनका काम क्या था? टैक्सेस लिवाई करना, ठीक है, और इनको फोर्स किया जाता था कि आप भी टैक्स पे करो।
और 3 तरीके की टैक्स होती थी। खर्च यानी कि 50% ऑफ पीजेंट प्रोड्यूस जो है कल्टिवेशन का, कैटल के ऊपर टैक्स और हॉर्सेस के ऊपर टैक्स। ठीक है। टॉकिंग अबाउट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जैसा मैंने बताया था बंगाल को कंट्रोल करना दिल्ली से थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किया था तो उन्होंने साउथ इंडिया को भी एनेक्स किया था। ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही बंगाल को जैसे इन लोगों ने क्या किया, कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जब साउथ इंडिया को एनेक्स किया था तो पूरा का पूरा रीजन जो था ये इंडिपेंडेंट बन गया। गैंगेटिक प्लेन में फॉरेस्टेड एरियाज़ थे, सुल्तान फोर्स करते थे कि आप यहाँ पे, मतलब बेसिकली इनका जो सल्तनत था, इनके जो सोल्जर्स थे, ये इनकी सेना बहुत असक्षम थी उसको पेनिट्रेट, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो लोकल चीफेंस थे वो अपना खुद का रूल स्टैब्लिश करने लगे, और कभी कभी रूलर्स जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की मैं बात कर रही थी, ये भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर गए थे। मंगोल्स की बात करती हूँ। मंगोल्स जो थे अंडर गेंगिस खान, ठीक है, इन्होंने इन्वेड किया था इस टाइम्स पे ट्रांसऑक्सियाना अभी करंट में उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट ईरान का पार्ट था 1219 में। तो मैंने क्या बताया, मंगोल जो थे इनके अटैक इंक्रीज़ हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इवन गेंगिस खान के टाइम में, जिसको चंगेज़ खान भी बोलते थे, इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना इन्वेड किया था 1219 में। और ट्रांसऑक्सियाना कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान, विच इज़ इन करंट डे नॉर्थ ईस्ट ईरान। ठीक है। तो जैसे ही गेंगिस खान ने इन्वेंट किया, दिल्ली सल्तनत जो है वो, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा भारी रकम चुकानी पड़ी थी, कह सकती हूँ मैं इसको। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ही ऑल्सो स्टार्टेड अटैकिंग। ठीक है। और अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक में फोर्स किया 2 व्हीलर को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक को कि आप एनेक्स करो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गॉट डिफीटेड बिकॉज मंगोल इन्वेजन बहुत भारी पड़ रहा था उन पर। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक वाली सीरीज़ में और भी ज़्यादा स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को, मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ तो मैं इसको सन की राजा बोलती हूँ, क्योंकि गजब सन की आदमी था यार, सच में। मतलब एक बंदे ने, जो कि इसका खुद का भाई पड़ता था, उसने जब इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, इसके मतलब वो भी राजगद्दी चाहता था, और तुगलक केम टू नो अबाउट इट, उसको पूरा स्किन अलाइव करके, उसकी बिरयानी बना के उसके पूरी फैमिली को खिला दिया। तो दिस वॉज द थिंग ही वॉज सो ब्रूटल, इतना ब्रूटल था कि मेटल मेल्ट करके मुंह में डालता था। दिस काइंड ऑफ सीवर कैपिटल पनिशमेंट्स वर गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इवन दिल्ली के आधे से ज़्यादा जंगल की सफाई ड्यू टू मंगोल इन्वेजन जो है तुगलक ने ही करवाई थी। और ये क्या करते थे, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, मतलब ये जो इन्वेजन्स हो गए थे मंगोल, इसने फोर्स किया कि ये दोनों के दोनों क्या करें, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाए। कहाँ पे, दिल्ली के लिए। ठीक है। तुगलक के बाद सैयद और लोदी, इन्होंने दिल्ली और आगरा में 1526 तक रूल किया था। रिमेंबर 1526 इज़ ऑल्सो अ टाइम पीरियड वेयर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड, जहाँ पे बाबर ने किसको हराया था, ये तुम कमेंट में बता देना। चलो, राजा जॉन माल रुतबे, ये एक न्यूमोनिक्स मैंने बनाया था। राजा का मतलब राजस्थान, जॉन मतलब जौनपुर, माल मतलब मालवा, गू से गुजरात, थ इग्नोर कर दो, बे से बंगाल। ये सारे के सारे वो स्टेट्स है जहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर स्टैब्लिश कर दिया गया, और ये कैपिटल फ्लरिश होने लगी। ठीक है। और इसके साथ साउथ इंडिया का पूरा पार्ट। इस पीरियड ने देखा एमरजेंस, किसका एमरजेंस, अफगान्स का एंड राजपूत का। और इसके बाद हुमायूं, तो पता ही होगा, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज, ये जब भी हुमायूं वाला वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि सूरी डायनेस्टी कैसे आ गया था 15 ईयर्स के लिए। ठीक है। शेरशाह सूरी वाला। एंड 15 ईयर्स के टाइम पे ये जो है, पहले अमरकोट भाग गए थे हुमायूं, और उसके बाद ये भागे थे ईरान। उनकी जो हुमायूं की जो वाइफ थी, उनकी एक फ़ीमेल फ्रेंड के जो हस्बैंड थे वो ईरान के उस टाइम राजा हुआ करते थे। एंड ड्यूरिंग दिस 15 ईयर्स के टाइम में जब अमरकोट भागे थे हुमायूं, उस टाइम अमरकोट में अकबर वॉज ऑल्सो बॉर्न। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड इन हिस्ट्री। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक आई हैव कवर्ड टुडे, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।